नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाशा डीआईआर में। इस वेदी खास सीजन बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं जितने भी करंट अफेयर हैं। उससे पहले अगर आप आज जैसे ही गूगल खोलेंगे तो गूगल पे आपको कुछ इस तरीके का, जैसे गूगल सर्च बार है उसके ऊपर ये दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे सर्च बार होगा उस पर ये दिखाई पड़ेगा। इसको हम आम भाषा में डूडल बोलते हैं, और डूडल को अगर और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक डूडल से संबंधित एक आपको वहाँ पे मिलेगी कि डूडल आखिर होता क्या है। तो आज जो इसमें दिखाई जा रही है, तो इनको अगर आप जो यहाँ पे चाय पत्ती आप दिखाई पड़ रही है ग्रीन कलर की, बाकी ये सब चल रहा है, तो इनका रियल इमेज देखेंगे तो इनकी रियल इमेज ये है। तो ये आखिर हैं कौन और आखिर गूगल इनको क्यों याद कर रहा है आज इनको? तो ये है जापानी कृषि विज्ञानी और बायोकेमिस्ट मिसियो सुजीमुरा, और इनकी 133वीं इस बार जो बर्थ एनिवर्सरी है, जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में गूगल उनको सम्मान दे रहा है। अगर इनकी बात की जाए तो इनको क्यों सम्मान दे रहा है, क्योंकि इन्हें ग्रीन टी की खोज के लिए इनको जाना जाता है। तो ग्रीन टी की जो खोज की है वो मिसियो सुजीमुरा, जो कि जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किया है। साथ ही साथ इनके रिसर्च और अध्ययन के लिए इनको जापान ने 1956 में कृषि विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो इसलिए इनका जो डूडल बनाया गया है, इसके पीछे ये रीजन है, ये है मिसियो सुजीमुरा। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पिछले हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है कि निजता के अधिकार में भुलाए जाने का अधिकार अर्थात राइट टू बी फॉरगॉटन और अकेला छोड़ दिए जाने का अधिकार अंतर्निहित है। मतलब अगर आपको निजता का अधिकार मिला है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? कुछ अगर आपसे गलतियां हो गई, आप चाहते हैं वो गलतियों को माफ कर दिया जाए, तो भुलाए जाने का अधिकार आपको मिलेगा। साथ साथ आपको राइट टू बी लेफ्ट अलोन, आपको अकेले रहने का अधिकार, अगर आपको भीड़ में रहने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, तो अकेले रहने का भी अधिकार आपके उन्हीं अधिकारों के अंदर अंतर्निहित है। अदालत ने एक जो बंगाली अभिनेता है उनके द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया हुआ है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के पालांदरी क्षेत्र में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़कों पर पाकिस्तानी चुंगल से आजादी की मांग की है, लगातार विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि आप हमें यहाँ से छोड़िए और हम अपना आजाद भारत में रहना चाहते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा इस सप्ताह भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन, तो आपको पता चाहिए जो कोवैक्सीन जो टीका बनाया गया है वो किसने बनाया है? वो बनाया भारत बायोटेक ने, को आपातकालीन उपयोग सूची अर्थात इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल करने का निर्णय ले सकता है। इस हफ्ते हो सकता है ये काम हो जाए। आपातकालीन उपयोग सूची में अगर ये भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन शामिल हो जाता है तो इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। साथ ही साथ जितने भी विदेश यात्रा करने वाले जो भी लोग हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अगर वो इस वैक्सीन लगवाए होंगे तो उनको मान्यता दे दी जाएगी कि हाँ आप बाहर जा सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 15 सितंबर को भारत, श्रीलंका और तंजानिया में महान इंजीनियर मोचकुडम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों को मान्यता देने और उनका सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया गया था। तो हो सकता है अभियंता दिवस से परिचित ना हो, लेकिन आपको बता दें अभियंता को इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं। तो नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत के गगनयान मिशन में कोकोस कीलिंग द्वीप से निगरानी करने में सहयोग प्रदान करेगा, ये उसने राय प्रकट की है। इसके अलावा हाल ही में वन अधिकार अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में रहने वाले दो जो समुदाय उनको अपने याद रखिए, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, एक है गुर्जर बकरवाल और दूसरे हैं गद्दी सिप्पी समुदाय। तो गुर्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी समुदाय के लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। यह अधिनियम 1 दिसंबर 2020 से लागू हुआ है। वर्ष 2019 से पहले श्रीनगर में कई केंद्रीय कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब से हमने यहाँ पे इसको यूटीज बना दिया है और उसके जो पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ा है, तब से यहाँ पे अब केंद्र की भी जितनी भी योजनाएं वहाँ पे लागू की जा रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में और शांतिपूर्ण मिशन युद्ध अभ्यास के बारे में बात करेंगे। भाई सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम पेपर सामाध्यन 2 से लिंक है, या फिर जिनके टॉपिक जो बताऊंगा उनसे लिंक है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएं। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपनों के साथ इसको शेयर करते रहिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने में मदद करिए, क्योंकि ये केवल मेरा नहीं, अब हम सबका परिवार बन गया है, इसमें काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और जल्दी हम इसको एक अच्छी खासी इसकी इकाई को छूने वाले हैं। इसलिए आप इसको शेयर करते रहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रोथ करते रहिए, जिससे कि सभी को फ्री में एजुकेशन मिल सके और सभी अच्छे से इसके बारे में जान सकेंगे आखिर पूरे देश विदेश इस टाइम चल क्या रहा है, कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण है, क्या उसमें चर्चा का विषय बना हुआ है और कौन से ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप आम नागरिक हैं तब भी इनको पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि आप अगर अपना डाटा यूज कर ही रहे होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसको अच्छे यूज कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको भी जब आप कहीं पर बहस करें या आपको कहीं पर कोई बात करने वाले आप तर्क के साथ उनको लोगों को काटें, ना कि कुतर्क करें, अभी फालतू की बातें करें। तो इसलिए आइए बात करते हैं टॉपिक, अगर भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, उसकी विकास और जो विशेषताएं, संशोधन,
उसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं या बुनियादी संरचना उनकी कैसी है, उससे अगर टॉपिक कोई लिंक होगा, तब आपको इस टाइप के क्वेश्चन फँसेंगे। क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है भुलाए जाने का अधिकार किस आर्टिकल, तो ये आर्टिकल 21 से है। तो ये आपको जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उसके अंतर्गत आता है। तो इसके अगर बैकग्राउंड देखें हुआ क्या था, वर्ष 2008 में रियलिटी शो बिग बॉस 2 के जो विनर रहे और यही एमटीवी रोडीज 5.0 के विजेता रहे, उनका नाम है आशुतोष कौशिक। तो आशुतोष कौशिक जी ने क्या कहा है कि इसी वर्ष जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने बुलाए जाने के अधिकार राइट टू फॉरगेटन का हवाला देते हुए उनके वीडियो, फोटो संबंधी लेखों आदि को इंटरनेट से हटाने की मांग की थी, क्योंकि उनको लग रहा है शायद उनसे गलत पोस्ट हुई है या उनको वहां से हटा देना चाहिए, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो उनको बुलाए जाने के अधिकार के अंतर्गत इसको हटा देना चाहिए। तो ये वो इंसान है जिन्होंने पे ये बात कही है। तो अगर बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में राइट टू फॉरगॉटन क्या है, तो ये व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक अपना फैसला सुनाया गया था। उस फैसले को पुत्तु स्वामी मामले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया था कि निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था अनुच्छेद 21 के तहत। तो निजता के अधिकार को 2017 में इसको शामिल किया गया था पुत्तु स्वामी मामले में। तो अदालत ने उस समय कहा था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उसके हिस्से के रूप में है और भारत के संविधान भाग 3 द्वारा इसको गारंटी कृत स्वतंत्रता के भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो इसी निजता के अधिकार के तहत इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन की मांग की गई है। तो अगर देखें कि इस संदर्भ में निजी डेटा सुरक्षा विधेयक है कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल द्वारा इस निजता के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से विधेयक एक्ट नहीं बन पाया क्योंकि ये संसद में लंबित है। तो इस विधेयक में विशिष्ट रूप से बुलाए जाने के अधिकार के बारे में बातें कही गई हैं, किसमें, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में। मोटे तौर पर बात की जाए तो बुलाए जाने के अधिकार में क्या होता है, कोई भी जो डाटा फिड्यूसरीज होती है, डाटा उपयोगकर्ता होता है, वो क्या करता है, वो डाटा न्यासी के द्वारा क्या की गई अपनी जो उसकी जो उसने वहाँ पे यूज किया नेट पे, तो उसकी जो आपको वहाँ पे आपकी जानकारियां स्टोरेज हुई हैं, उसको या तो बोलता है इसको हटा डीलिंक कर दीजिए, या फिर जो जानकारी उसको कम कर दीजिए, सीमित कर दीजिए, या हो सकता है वो बोले कि पूरी तरीके से आप उनको हटा दीजिए। साथ ही साथ हो सकता है वो ये भी मांग कर सकता है इसके अंतर्गत कि जानकारी को आप सुधार करके दिखाइए जिसे वो सही कर सकते हैं। इसमें ये ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन इस विधेयक में अभी क्या विवाद लगा हुआ है आखिर में, कि क्योंकि इसमें पर्सनल डाटा और जानकारी जो उनकी अपनी पर्सनल जानकारी है उसकी संवेदनशीलता को संबंधित ये बिल है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति द्वारा तो स्वतंत्र रूप से इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि हाँ ये हमारी पर्सनल जानकारी हम इसको हटाना चाहते हैं, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेटा संरक्षण प्राधिकरण अर्थात डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। तो वो इसको डिसाइड करेंगे हटाना चाहिए या नहीं। अगर इसका सीधा सा मतलब देखा जाए कि इसमें क्या है कि मसौदे में ये तो प्रावधान है कि उपयोगकर्ता अपना निजी डेटा को इंटरनेट से हटाने की मांग कर सकता है, लेकिन इसको मांग के लिए क्या होगा, उसकी जो अनुमति उसको लेनी पड़ेगी। आप सीधा नहीं चाहते चलो ये नेट से हटा दें, वो हट नहीं पाएगा। इसके लिए आपको डेटा संरक्षण प्राधिकरण, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए आपको एक न्याय निर्णय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी, तभी होगा। ये थोड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। तो अभी चर्चा में तो आप देख लीजिएगा। इसलिए आपको आर्टिकल 21 जिसको इसमें जो आप इसको ध्यान रखिए किससे अंतर्गत आता है, साथ ही साथ पुत्तु स्वामी मामला किससे संबंधित है, तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं पीओके भारत की दुखती रख के बारे में। जब भी भारत को सबसे बड़ी बोला जाएगा आपकी सबसे बड़ी क्या है, कब से आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहते हैं, हर देशवासी हर सरकार ये चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा है वो कैसे सुलझ जाए। तो उसी को भी बात की जा रही है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां के पालांदरी क्षेत्र में सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। उसकी एक नजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अगर आपसे भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे उस पर कोई टॉपिक नजर आएगा तो वहां से ये क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपको मैप के थ्रू पूछा जाए या कोई खास उसमें समुदाय के बारे में पूछा जाए, तो आप समझ देखिए आखिर मामला हुआ क्या है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस्लामाबाद अर्थात इस्लामाबाद या भारत में दिल्ली का नाम इसलिए लिया जाता है कि जब भी किसी देश के नाम देखें हम सीधी राजधानी का नाम लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है, उन्हें ऐसा लगता है पिछले 70 सालों या फिर 7 दशकों में उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है और उनके अधिकारों को कुचलने का उन पर आरोप लगाया गया है कि आप उनके जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से दे नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर प्रदर्शन करने वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा है कि वे पाकिस्तान के प्रशासन पर नागरिकों का राजनीतिक और आर्थिक शोषण करने का भी उन्होंने आरोप लगाया कि आप उनको पॉलिटिकल रूप से या इकोनॉमिक रूप से आप हमारे क्या करते हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, तो उनको बंद करिए, आप हमें वहां से स्वतंत्र करिए। तो आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की वर्तमान स्थिति क्या है। तो आप जो यहाँ पर रेड कलर में देख रहे हैं उस जम्मू और कश्मीर को इस पर कब्जा हम भारत ने कर रखा है। अब इसमें लद्दाख भी शामिल हो गया है और इसमें लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 बंटवारे भी हो चुके हैं, इसमें यूटी बन चुकी है। बाकी जो जो यहाँ पे अक्साई चीन इलाका है ये वाला,
इसको क्या किया गया है, एक्साई चीन वाले इलाके को चाइना ने 1962 के युद्ध में क्या किया था, हमसे उसने कब्जा कर लिया और इस इलाके पे अब कब्जा है चाइना का। उसके अलावा इस गिलगित बाल्टिस्तान जो यहाँ पे पाकिस्तान कंट्रोल करता है, इसको चाइना को उसने गिफ्ट कर दिया, तो ये भी अब चाइना के कब्जे में है। ये बाकी ग्रीन कलर और जो आपको पीला कलर दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये वाला हिस्सा मेनली अभी इसकी बात चल रही है, और गिलगित बाल्टिस्तान ये वाला इलाका भी पाकिस्तान से कब्जा किए हुए है। तो आप ये मैप समझ लिया, अब इस मैप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैप को आप गौर से देख लीजिए, फिर भी आपको लगता है वापस आइए। तो इसको जो हम बोलते हैं पीओके, तो पाकिस्तान में इसको बोला जाता है आजाद जम्मू और कश्मीर, जिसको वहां पर एजेके, पाकिस्तान वाले इसको एजेके बोलते हैं, हम बोलते हैं पीओके। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो बोलते हैं आजाद जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1949 में जब वहां पे कबीलाई लोगों ने हम पे हमला किया था, और बाद में जब युद्धविराम की बात की गई थी, तो तब ये पीओके अस्तित्व में आया। इस क्षेत्र में क्या हुआ था, तत्कालीन वहां जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं, जिन पर वर्ष 1969 से पाकिस्तान सेना का कब्जा लगातार बना वहां पे हो गया था। पीओके पर पाकिस्तान की संवैधानिक अगर बात की जाए, इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे उनकी स्थिति क्या है, तो अभी क्या है, ये देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो क्या बोलते हैं, वो कश्मीर का एक आजाद हिस्सा इसको मानते हैं। हालांकि पाकिस्तान के संविधान, जो वहां का संविधान है, उसके अनुच्छेद 257 ये बात कही गई है, जब जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेंगे, तब पाकिस्तान और उनके राज्यों के बीच के संबंध उस राज्य के निवासियों की इच्छा जो उनकी होगी, जो भी इच्छाएं होंगी उनके अनुसार वहां पे निर्धारित की जाएंगी। लेकिन अगर वास्तविक अगर आगे स्थिति क्या है, वो ऐसे इतनी साफ स्थिति है नहीं, वहां पे ज्यादातर सेना का ही कब्जा आज भी रहता है। तो अगर देखें, तो अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजनीतिक संरचना की बात की जाए पाकिस्तान के लिहाज से, तो पाकिस्तान के संविधान में देश को 4 प्रांतों में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बांटा गया है। तो और उसके पाकिस्तान का मैप देखें, तो अगर पाकिस्तान का मैप को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, तो क्या है यहाँ पे देखिए, ये अरब सागर है, इस साइड ये भारत लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये बलूचिस्तान है जिसमें ग्वादर और क्वेटा इंपॉर्टेंट है। उसका ये सिंध है, यहाँ पे कराची है। पंजाब इसमें लाहौर है, और इधर पेशावर है, इसी में इस्लामाबाद भी है पंजाब में। और ये है खैबर पख्तूनख्वा, इसी के अंदर गिलगिट भी आता है, और इसी के अंदर जम्मू और कश्मीर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी एरिया भी इसी के अंदर आता है। तो आइए बात करते हैं, इससे पहले एक चीज और आपको बता दें, मैप में जो ये बाउंड्री है, ये वाली जो रेड रेड कलर ये है, इसी को एलओसी नाम दिया गया है। और इधर चाइना था, तो उसको एलएसी नाम दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल है। चाइना था एलएसी, उधर एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी, और लाइन ऑफ कंट्रोल वो एलओसी। तो अगर ये बात आ गई, अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तो पीओके को पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्णतः शक्तिमान कश्मीर परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, आज भी है। लेकिन वास्तविक क्या है, वहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वहां पे 14 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, उनके ये जो उसके ये बनती है कश्मीर परिषद, वो इस पे शासन करती है, इस पीओके पे, जिसके वो आजाद कश्मीर का नाम देते हैं। इनका कार्यकाल वहाँ 5 वर्ष का होता है। विधायकों द्वारा इस क्षेत्र के लिए एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कि इसके लिए अलग से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट वे में देखा जाए, तो वहाँ पे एक स्वायत्त स्वशासी क्षेत्र है। लेकिन वास्तविकता वहाँ पे क्या है, कश्मीर के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय वहाँ की पाकिस्तान सेना द्वारा लिए जाते हैं, और वही उस पर शासित करते हैं इस वाले पूरे जोन में। अब देखते हैं पीओके पर भारत का रुख क्या है। तो पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है। यह तत्व वर्ष 1947 में लगातार हमारी नीति का भाग रहा है। भारत ने दुनिया को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पीओके से जुड़ा कोई भी मामला भारत का आंतरिक मामला है, इसमें कोई विदेशी शक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि अगर आप किसी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है। अगर इसमें नोट करने वाली बात क्या है, कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो पीओके है, वह नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन चुका है। और गिलगित बाल्टिस्तान भारत सरकार द्वारा जो जारी नवीनतम जो मैप है, उसमें केंद्र शासित जो प्रदेश बना है लद्दाख है, उसका भाग है। तो अब ये मैप देखिए, अब जो मैप बनना है, तो इसके नीचे वाला ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा बता दिया, इसमें पीओके भी आता है। और ऊपर वाला गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह, ये पूरा किसके अंदर आ गया, लद्दाख के अंदर ये पूरा इलाका आ गया। आइए बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की पूर्व अर्हता या आपातकालीन उपयोग सूची के बारे में, क्योंकि उन्होंने कोवैक्सीन टीके को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अगर टॉपिक से लिंक आए, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और उद्देश्य, उससे लिंक जब भी क्वेश्चन आएगा, तब आपको इसमें प्रश्न आएगा। तो अगर इसके तो ये साइंस से भी लिंक टॉपिक है, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लिंक टॉपिक है। और इसका बैकग्राउंड देखा जाए, तो किसी भी वैक्सीन को, जैसे कि भारत में कोवैक्स है, इसको अंतर्राष्ट्रीय अगर इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट चाहिए, वैश्विक सुविधाएं चाहिए, तो टीके की आपूर्ति के लिए उन टीकों का डब्ल्यूएचओ अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्री क्वालिफिकेशन या आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होना अनिवार्य होता है। अगर आप टीके का यूज करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो या फिर तो उनकी प्री क्वालिफिकेशन कैटेगरी में, या फिर आप इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल हो,
तब आपको टीके को उसमें मान्यता मिल जाती है। अब तक बात किया WHO ने 8 ऐसे टीके हैं जिनको आपातकालीन उपयोग सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया है। इमरजेंसी यूटिलाइजेशन लिस्ट में यूज लिस्ट में उनको शामिल किया है। तो WHO शीघ्र ही भारत बायोटेक द्वारा निर्मित जो कोवैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज लिस्ट में सूची में शामिल करने में निर्णय इसमें यहाँ पे लिया जा रहा है, ऐसे ऐसे में बात की जा रही है। तो WHO की आपातकालीन उपयोग सूची के बारे में अगर बात की जाए, इसमें WHO ने और जानकारी मांगी है। अगर और जानकारी मिल जाती है तो आपको इसमें क्या होगा, इसमें आप इसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि WHO बार बार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जो इन जो महोदय आप देख रहे हैं ये उसके अध्यक्ष हैं, उसके मैन मुखिया हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम अगर बात की जाए तो इनका जो नाम है वो है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। इनको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर टेड्रोस बोला जाता है, लेकिन अगर आप इनका पूरा नाम पता करना चाहें तो ये डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। ये इनका ये नाम याद रखिए कि कहीं एग्जाम में आ सकता है कि WHO के हेड का नाम बताइए। ये पूर्वी अफ्रीका के देश है इथोपिया, वहां से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2017 से कार्यभार संभाला हुआ है और मलेरिया के लिए इन्होंने अपने रिसर्च किया हुआ है। मलेरिया पे इन्होंने ज़्यादा वर्क किया हुआ है, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। इनका एक बार नाम फिर मैं बता देता हूँ, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। इनको डॉक्टर टेड्रोस के नाम से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है उसमें गैर लाइसेंस शुदा टीके जिनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, या ऐसे चिकित्सानी विधान, साथ ही साथ इन विट्रो डायग्नोसिस जिसको परख नली में किए गए निदान कहा जाता है, उनमें आकलन करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक जोखिम आधारित प्रक्रिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि अगर कोई भी स्थिति जनरल बुरी हो चुकी है और उसको टीके जो वर्तमान में प्रेजेंट हैं वो उसका कारगर नहीं साबित हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीके बन गए हैं उन पर कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको क्या हुआ है, WHO ने लिस्ट में शामिल नहीं किया, तो उनको इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल करके उनके उत्पादन और उनका प्रबंधन करने की तेजी की जा सकती है। इस सूची में उपलब्ध जो भी होता है उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा, उनकी प्रभावकारिता कैसी है और प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर इन्हें विशिष्ट उत्पादों का उपयोग करने संबंधी स्वीकार्यता निर्धारित की जाती है। और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र की इच्छुक खरीद एजेंसियों और सदस्य देशों की इसमें सहायता दी जाती है। तो बाद में इनको उसके अंतर्गत लिस्ट किया जाएगा। उससे पहले अगर ऐसी इमरजेंसी स्थिति आती है जैसे कोविड-19 की तरह इमरजेंसी आई है तो उसमें इसको यूज किया जा सकता है। उसी के तहत कोवैक्सीन को भी शामिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक्स के बारे में। राष्ट्रीय अभियंता दिवस। तो अभियंता को मैंने बता दिया, आपको इंजीनियरिंग कहते हैं। तो 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनको विश्वेश्वरैया के नाम से ही जाना जाता है, उसके इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इनका अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लिंक का टॉपिक आते हैं उसमें कुछ भारत की उपलब्धियां क्या हैं, क्या वहाँ पे अनुप्रयोग क्या हुए हैं, दैनिक जीवन में क्या डेवलपमेंट हुआ है, उससे लिंक अगर कोई क्वेश्चन आता है वहां से इनको शामिल किया जा सकता है। तो इस दिवस को इंजीनियरों के महान कार्यों को अभिनंदन करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, साथ ही साथ उनमें सुधार करने के लिए और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। ये न केवल भारत में बल्कि कहाँ पे, श्रीलंका में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म और श्रीलंका के साथ साथ में एक और है तंजानिया, उसमें इसको मनाया जाता है। अगर एम विश्वेश्वरैया की बात की जाए तो 15 सितंबर 1861 में ये कर्नाटक के मुद्दनहल्ली गांव में इनका जन्म हुआ था और इस साल इनकी 160वीं जयंती है। तो आपको इनके जीवन के विभिन्न चरणों में इनकी कैसे कैसे तस्वीर रही वो मैंने आप एक साथ यहाँ पे लगाई है। बचपन से लेके लास्ट तक की इनकी सारी तस्वीर एक साथ हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिंचाई तकनीकों और बाढ़ आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ थे ये, कि इरिगेशन के लिए और फ्लड मैनेजमेंट के लिए सर एम विश्वेश्वरैया को एक महान सिविल इंजीनियर दर्जा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने 1912 से लेकर 1919 तक मैसूर के 19वें दीवान के रूप में राज्य की सेवा भी की हुई है। मैसूर के दीवान के रूप में कार्य करते हुए 1915 में उन्होंने किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के कमांडर के रूप में नाइट की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। उस टाइम पे नाइट की उपाधि दी जाती है, ये इनको मिली हुई है। तो अगर कोई किसी, मैंने कल ही बात बताई थी, अगर किसी की जो भी जन्म उत्सव होता है या जो जन्म शताब्दी होती है तो अगर उनको, जैसे महेंद्र प्रताप के नाम पे भी कल्याण महाराजा महेंद्र प्रताप के नाम पे यूनिवर्सिटी खोली गई है, तो अगर उनको शामिल किया जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप ये समझिए कि कोई छोटा मोटा योगदान होता है। तो इन्हीं के योगदान में बात की जाए तो इन्होंने 1903 में पुणे के समीप खड़कवासला जलाशय में पानी के बहाव को रोकने हेतु दरवाजे अर्थात वाटर फ्लड गेट्स को सहित सिंचाई प्रणाली को स्थापित किया और उसका पेटेंट भी उन्होंने करवाया। ग्वालियर के तिगरा बांध और मैसूर के कृष्णराज सागर बांध में भी उन्होंने वाटर फ्लड गेट्स की इन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई थी, जिसके बाद जो कृष्णराज सागर बांध जो वहाँ पे है मैसूर में, उस समय एशिया के सबसे बड़े जलाशयों में से एक बन गया था उस टाइम पे। साथ ही साथ उन्होंने 1917 में
बेंगलुरु में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इसी कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया है। उन्होंने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण की योजना का तैयार की। इसके अलावा उन्होंने विशाखापट्टनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाने के लिए एक सिस्टम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मैसूर राज्य में कई नई रेलवे लाइनों को भी चालू करवाया, उसमें अपना योगदान दिया। 1895 में सुक्कुर नगर पालिका के लिए वाटर वर्क्स का डिजाइन और निर्माण उन्होंने किया है। तो ये इतनी सारी इनकी अचीवमेंट है, तभी इनके इंजीनियर के रूप में बनाया जाता है। अगर इनके हम देखें कि लेगेसी पीछे क्या रह गई है, तो ये भारत के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रांतिकारी या फौजी या किसान योगदान देते हैं, इंजीनियर भी अपना पूरा योगदान देते हैं। इंजीनियर आप देखिए, आप एक सुई से लेकर जो भी होगा, सारे इंजीनियर भी उसमें वर्क करते हैं, तो इंजीनियर का भी योगदान कम नहीं रहता है। वो बात अलग है, इस टाइम पे इंजीनियरिंग में थोड़ी आपको और जॉब ऑफर कम हो रहे हैं, बट क्या है, उनका योगदान देश के बढ़ाने में हमेशा रहा है। तो सरकार ने उन्हें इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न, उससे इन्होंने सम्मानित किया। सिविल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का भारत रत्न है, 1955 को मिल चुका है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय जो बख्तरबंद वाहन जो बनाए गए थे, उसमें टाटा स्टील की इंजीनियरों द्वारा ऐसा आविष्कार किया गया था कि जब उसमें अगर गोली पड़ेगी तो उसके अंदर गोली नहीं पार करेगी। इस आविष्कार में सर विश्वेश्वरैया का एक योगदान उसमें भी रहा था। इसी को चिन्हित करते हुए 2018 में गूगल ने उनके महत्वपूर्ण कार्यों की याद में जन्मदिन पर डूडल लॉन्च किया था। जैसे आज डूडल लॉन्च किया है, वो जापानी जो कृषि विज्ञानी और बायोकेमिस्ट हैं उनके नाम पर, इसलिए ऐसे ही उनका किया गया था। उन्हें लगातार 50 वर्षों के लिए लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, उनमें दो इम्पोर्ट जो उनकी बुक्स हैं वो हैं रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया और प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का पुनर्निर्माण और भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था। ये उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। आइए बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी बोला है कि कोकोस किलिंग द्वीप है, वहां से इसकी निगरानी करने में हेल्प करेंगे गगनयान की। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों बोला, इसका महत्व क्या है? तो अगर कोई भी ऑर्बिट में जब कोई उपग्रह चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ऑर्बिटर उसका उपग्रह का काम क्या होता है कि वो वहां पे जो सूचनाएं ले वो नीचे ट्रांसमिट करे। कई बार ऐसा होता है कि उन सूचनाओं को वो जमीनी स्टेशन पर स्पष्ट दिखाई नहीं हो पाता है, स्पष्ट रूप से भेज नहीं पाता है, और अपनी जानकारियां जो स्पष्ट दृश्य ना होने की वजह से स्टेशनों का, वो पृथ्वी की स्थित स्टेशनों पर सही से पहुंच नहीं हो पाती है। और क्योंकि उपग्रहों को सूचनाओं को प्रसारित करने का कार्य डेटा रिले उपग्रह करते हैं, और डेटा रिले उपग्रह सही से उनकी सूचनाओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप उनके द्वारा की गई सूचनाओं को नहीं दे पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों के मध्य कुछ ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं, जिनके कारण वो सिग्नल नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी, देश की बहुत अच्छी मूवी आप देखिएगा, परमाणु मूवी, जो कि वहाँ पे जो इस्माइल बुद्धा जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम जब परमाणु क्षमता से युक्त हुए थे, तो जो वहाँ पे जो मूवी बनी है परमाणु, उसमें भी ब्लाइंड स्पॉट की चर्चा की गई और उसी पर उन लोगों ने वर्क किया था। वहाँ पे आप समझ जाएंगे आखिर ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है। ऐसा स्थान होता है जब उस टाइम पे उस सैटेलाइट के द्वारा नीचे सिग्नल नहीं भेजे जा सकते या लिए नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए कोकस कीलिंग द्वीप के डेटा रिले उपग्रह की निगरानी से इन मुद्दों को समाधान करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, उसके पश्चिम में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे जकार्ता है और इंडोनेशिया है। इसी के और पश्चिम जाते हुए कोकोस आइलैंड है, इस पे निगरानी रखने की बात ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोकोस आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है, तो आप ध्यान रखिए। इसी से लगे हाथ याद रख लीजिएगा, यहीं पे एक है क्रिसमस आइलैंड भी इसके कोकोस आइलैंड के पूर्व में है। तो आप इन दो चीज देखिए, कोकोस आइलैंड की स्थिति जानिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप में आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है। अगर गगनयान कार्यक्रम की बात की जाए तो इसकी घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने कहा था। इनका लक्ष्य क्या था? इसरो जो हमारी संस्था है उसने क्या कहा था, भारत की स्वतंत्रता की वर्षगांठ जब 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे 15 अगस्त 2022 को, उससे पहले वे अपने मानव सहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लॉन्च करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के जो प्रक्षेपण यान है उस पर मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित भारत पृथ्वी पर वापस लाने का क्षमता का प्रदर्शन करना इनका मेन टारगेट था, जिससे कि हम भी आगे आ सकें। तो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इसके तहत बनाया गया था। अगर हम इसका थोड़ा लेआउट और समझने की कोशिश करें, इसमें क्या होगा कि आप देखिए, इसमें जीएसएलवी मार्क 3 का नीचे तो वो लगे हुए हैं इंजन, ये इसको ले जाएगा, और जो ये जो है क्रू इसके मॉडल है, ये इसको वापस बचा के लाएगा। क्रू मॉडल मतलब क्या है? ये है, इसी के अंदर 4 यात्री बैठ के जाएंगे अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट में, वापस सेफ्टी से जब ये वापस आएगा तो पैराशूट खुल जाएगा, ये नीचे उतर आएंगे। तो ये इसी क्रू मॉडल में 4 लोग बैठा कर जाने की बात की गई है। इसका 7 दिन का ड्यूरेशन होगा, ऐसा इसमें प्लान किया गया है, जो री एंट्री कर लेगा वापस आकर अंतरिक्ष में और वहां पे सुरक्षित आएंगे। तो इस तैयारी और प्रक्षेपण के अगर देखा तो क्या होगा, गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो उम्मीदवार पहले से ही रूस में
सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनको भेजा जाएगा। इससे क्या होगा, हैवी लिफ्ट लॉन्चर जीएसएलवी मार्क 3 जो लॉन्च करने वाला जो इंजन समझिए एक तरीके का जो मोटर चलाता है उसका नाम है जीएसएलवी मार्क 3, उसके यूज करके इसको वहां पर भेजा जाएगा। तो अगर हम बात करें भारत के लिए मानव सहित अंतरिक्ष मिशन की प्रासंगिकता क्या है, क्या यूटिलाइजेशन है, जहाँ पर हम अब तो अपने सैटेलाइट को भेजने में सक्षम हो चुके हैं, लेकिन अगर मानव सहित देखें कि मानवों को वहां पर भेजने के लिए क्यों बात की जा रही है, इससे पहला हमें फायदा होगा, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगभग 60% जो लोग जो उद्योग होंगे वो निजी सेक्टर के होंगे इसमें, तो निजी सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा और बाकी हमारे देश में पूरा इंडस्ट्री एक नया इंडस्ट्री का क्षेत्र खुलेगा, जैसे स्पेस एक्स वगैरह, वैसे हमारे देश में इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा क्या है कि इसमें रोजगार संभावना बढ़ेगी। और ऐसा अनुमान किया जा रहा है गगनयान जब मिशन किया जाएगा इसमें लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें से 13,000 रोजगार जो होंगे वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी होंगे, बाकी 3,000 सरकारी होंगे। ये फायदा मिलेगी। तीसरा इसमें काम क्या होगा, तीसरा काम सबसे बड़ा इसमें होगा कि प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे कि इंसानों को वापस कैसे लिया जाए, सुरक्षित कैसे वापस लाएंगे, तो कहीं कहीं ना कहीं हमारी तकनीकी विकास में सहायता मिलेगी। इसके अलावा अनुसंधान और विकास का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फायदा मिलेगी, स्टडी लेवल पे हमारा इंप्रूवमेंट होगा, इससे फायदा होगी। साथ ही साथ क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी जो आने आने वाली जितनी भी जनरेशन है कि हम भी इसमें और अच्छा इंप्रूवमेंट करें। साथ ही साथ हमें इस मिशन से प्रतिष्ठा मिलेगी कि हम एक विश्व महाशक्ति बनना चाहते हैं। जब ऐसा कार्य करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अन्य देशों से अपने आप को अलग स्थापित करेंगे, जो गिने चुने गिनती वाले देश में हम शामिल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी प्रतिष्ठा इसमें होगी, कहीं ना कहीं बढ़ेगी, हमें गर्व मिलेगा, ये इसलिए फायदा है। अनुसूचित जाति व अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारिता मान्यता अधिनियम की अगर बात की जाए तो भी जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी समुदाय के लाभार्थियों को इसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। तो ये आप देखिए, गद्दी समुदाय केवल जहाँ तक भेड़ चराने का वर्क करते हैं, इनकी स्थिति कोरोना के बाद और बिगड़ चुकी है। इनको इनको अभी आजीविका के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इनको वन अधिकार अधिनियम के तहत लाकर इनको कुछ प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अगर इसकी वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाए, इसी को ही द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट डीलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट या शॉर्ट फॉर्म में वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है। इसको 2006 में पारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी पारंपरिक वन निवासी हैं जो वनों में ही केवल रहते हैं, ऐसे समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाएगी। पहले इनको कानूनी मान्यता नहीं थी, अब इनके अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करने की बात की जा रही है। अगर इसके तहत देखा जाए तो क्या अधिकार मिलेंगे, ऐसे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कुछ कृषि में अपना लगे हुए थे और जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि थी, तो उनको क्या होगा, उस भूमि का स्वामित्व का अधिकार दे दिया जाएगा। अगर उनके पास भूमि कार्य नहीं कर रहे थे, सॉरी, तो उनको वो वाले अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो और अगर उनको वो अधिकार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जो अन्य जो वन, अगर जिनके पास भूमि नहीं होगी वो क्या कर रहे होंगे, तो चरवाहे होंगे या कुछ वनों की छोटी छोटी उपज है उसके उस पर काम कर रहे होंगे, चारागाह क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, पशुओं को चरा रहे होंगे, तो उनको वो वाले अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही साथ इनको राहत और विकास का अधिकार भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, जितने भी वन निवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, जो SC ST आदिवासी लोग हैं, उनको क्या होगा, अब बलपूर्वक या अवैध रूप से अब उनकी जगह से निकाल नहीं सकेंगे, विस्थापित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको अब अगर विस्थापित हो भी जाएंगे उनको पुनर्वास का अधिकार मिलेगा। साथ साथ उनको वन संरक्षण हेतु प्रतिबंधों को अधीन बुनियादी सुविधाओं का भी अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही साथ जंगलों और वन जीवों की रक्षा करने संबंधी उनको अधिकार होंगे, वे जंगलों को बचा सकते हैं, उनकी वन जीवों की रक्षा कर सकते हैं। तो अगर ऐसे लोग अगर अपने आप को आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो उनको क्या क्या शर्तें होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति समुदाय इस अधिकार का दावा करता है तो उसको क्या है, अनुसूचित जनजाति का यानी आपको ST शेड्यूल ट्राइब का सदस्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 13 दिसंबर 2005 से पहले मूल रूप से उस वन या वन भूमि का निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ वो आजीविका के हेतु अपनी जो कमाई के लिए वास्तविक रूप से वन या वन से जो भी उनकी भूमि है उस पर निर्भर होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य पारंपरिक जो वन निवासी हैं, अदर ट्रेडिशनल ड्यूलर्स, ST के अलावा अगर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो ड्यूलर है उनकी बात की जा रही है, उनके लिए 2 शर्तें और आवश्यक हैं। उनके लिए क्या है, वो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक या फिर 75 वर्षों तक मूल रूप से उस वन में या उस वन क्षेत्र में रह रहे हों। इसके अलावा आजीविका है तो वास्तविक रूप से वन या वन भूमि पर निर्भर हो। तो यहाँ पर ये उम्र जो वर्ष है, इसको ST के अलावा जो भी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं उनके लिए 75 वर्ष या 3 पीढ़ियों की इन्होंने क्या बोला है, शर्त लगा दी है। इससे क्या होगा, इस अधिकार को मान्यता देने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, तो वहां की जो ग्राम सभा होगी उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जब उसके द्वारा पारित किया जाएगा इन लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए, उसकी सिफारिश की जाएगी। उस सिफारिश को किसी व्यक्ति को किस संसाधन पर कितना अधिकार दिया जाए, इसकी सिफारिश वहां पर दी जाएगी। उस सिफारिश को आगे फिर कहाँ भेजा जाएगा, उसको आपको तालुका उपमंडल जिसे तहसील बोलते हैं वहां पर बोला भेजा जाएगा। उसके बाद फिर जिला स्तर पर भेजा जाएगा और फिर उसका
अन्वेषण या फिर अनुमोदन वहाँ पे किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी इनकी, किनको दिया जाना चाहिए, और ऐसा करने के लिए वहाँ पे 3 लोगों की कमेटी गठित की जाएगी। आइए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। बात करते हैं हिंदी दिवस की, जो कि 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन क्या होता है, हिंदी भाषा और इसकी सांस्कृतिक विरासत को न केवल देशों में बल्कि विदेशों के लोगों के बीच मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है, उसको 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। यह भारतीय गणराज्य की 22वीं अनुसूचित, जो जितनी 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उनमें से एक इसमें ये भी शामिल है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है, हमारे संविधान का आर्टिकल 343 ये बात कहता है। साथ ही साथ 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343, जिसको अनुच्छेद 343 कहते हैं, इसमें भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है कि ये हमारी क्या है, आधिकारिक भाषा है, राष्ट्र भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। आइए बात करते हैं शांतिपूर्ण मिशन युद्ध अभ्यास के बारे में, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के बारे में। इसको संयुक्त आतंकवाद विरोधी एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें आतंकवाद विरोधी प्रैक्टिसें की जाती है, कैसे आतंकवाद से आप लड़ सकेंगे, कैसे उसको सामना कर सकेंगे। इसके लिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, एससीओ, के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीतिक, जो सैन्य डिप्लोमेसी है, उसके विभाग के रूप में हर 2 सालों में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। इस युद्ध अभ्यास को शांतिपूर्ण मिशन के 6वें संस्करण की जो आयोजन किया जा रहा है, और रूस द्वारा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र ऑरेनबर्ग द्वारा 13 से 25 सितंबर के बीच 2021 को एक मेजबानी, यहाँ पे रूस मेजबानी कर रहा है। वहाँ पे रूस के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है ऑरेनबर्ग, वहाँ पे इसको किया जा रहा है। इस अभ्यास का नेतृत्व एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने की, सैन्य अधिकारियों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है। तो इंडियन मिलिट्री ने इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये 6वां एडिशन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पीसफुल मिशन का। इसको ऑरेनबर्ग रशिया में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि संघाई पीसफुल मिशन कहाँ पे हो रहा है, तो आपको सीधा आएगा। इसमें मेन जो मेरे हिसाब से इसमें मेन जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम बात करेंगे कि आखिर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेंबर स्टेट शामिल हैं। उसमें बात की जाए तो ये नक्शे के द्वारा मैं आपको बता दूं, तो एक तरफ से बात करें, इसमें रसिया शामिल है, तजाकिस्तान शामिल है, किर्गिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है, तजाकिस्तान शामिल है, भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और चाइना शामिल है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 देश में शामिल है, जो करीब एशिया के प्रमुख देश हैं। तो ये तो आपको इनका पता चलेगा कौन कौन देश शामिल है। एक बार इनकी कैपिटल को भी सुन लीजिए, कहीं बाई चांस कुछ आ जाए। तो रसिया की राजधानी मॉस्को है, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान है, किर्गिस्तान की बात की जाए तो बिशेक है, और उज्बेकिस्तान की वहाँ पे आप देखिए ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, इंडिया की न्यू दिल्ली है, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, और बीजिंग है चाइना की। ये है आज के प्रमुख करंट अफेयर, और साथ ही साथ उनका हो गया एनालिसिस। तो उम्मीद है आपको जो भी आज जानकारी दी जा रही है आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपकी सारी समस्याओं को हल किया जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। पीडीएफ चाहिए तो आप उसको ईमेल अपना वहाँ पे लिखिए, आपको भी इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, उससे आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आज आप लिखिए, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डायरेक्ट के साथ। थैंक यू।